Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Hope all of you are doing well. Today we will start our fifth lecture of ecology and I am your course instructor Sehri Shumar. बेसिकली आज हमने अपना फिफ्थ लेक्चर स्टार्ट करना है दैट इज़ अबाउट द लिथोस्फीयर। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने पहले इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन लिया, फिर उसके बाद हमने इसको जो है डिटेल में डिस्कस किया बायोस्फीयर को। ठीक है, बायोस्फीयर जो कि पार्ट है इकोसिस्टम का, ठीक है, ग्लोबल इकोसिस्टम जिसे हम कहते हैं। उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के कंपोनेंट्स थे, दैट इज़ एटमॉस्फेयर, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया, एयर को डिस्कस किया, उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस किया। फिर उसके बाद हम हाइड्रोस्फीयर की तरफ आए, वाटर को डिटेल में डिस्कस किया और वाटर के एक्वेटिक और ऑर्गेनिजम्स को हमने डिस्कस किया। आज हमने जो डिस्कस करना है दैट इज़ अबाउट द लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर के फाना और फ्लोरा को हमने डिस्कस करना है, इसकी कंपोजिशन को डिस्कस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं लिथोस्फीयर की तरफ। व्हाट इज़ लिथोस्फीयर? ठीक है, लिथोस्फीयर क्या होती है, इसको डिफाइन करें। द सॉलिड कंपोनेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। ठीक है, बेसिकली सॉलिड कंपोनेंट जो होता है अर्थ का उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, इसको हम अगर हम अर्थ को देखें कि अर्थ क्या है, तो अर्थ बेसिकली मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्रस्ट है, मेंटल है, आउटर एंड इनर कोर है। ठीक है, बेसिकली तीन लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं। क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड द सेकेंड वन इज मेंटल विच इज़ द मिडल लेयर। इसके बाद हमारे पास इनर मोस्ट लेयर है दैट इज़ द कोर, जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज़ आउटर एंड इनर कोर। यहाँ पर आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये जो इनर पोर्शन है इसको आप कह सकते हैं कोर है। फिर उसके बाद आपको मेंटल नज़र आ रहा है, दैट इज़ द सॉलिड स्टेट नहीं होती बल्कि ये जो है वो लिक्विड पोर्शन होता है अर्थ का। इसमें मोल्टन स्टेट पाई जाती है लिक्विड की। ठीक है, मोल्टन लावा की सूरत में मटेरियल मौजूद होता है इसके अंदर। उसके बाद लास्ट पोर्शन है आपके पास आउटर मोस्ट पोर्शन दैट इज़ द क्रस्ट। ठीक है, इन लेयर्स की बात करें तो इन लेयर में से जो आउटर मोस्ट लेयर है क्रस्ट, इसको हम कह सकते हैं कि ये ऐसी लेयर है जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह की बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ सर्वाइव कर रही होती हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ यहाँ पर सर्वाइव कर रही हैं, जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स भी यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। इसके अलावा प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये लाइफ जो है वो ये लेयर जो है वो सपोर्ट कर रही होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर को देखें तो इसके अंदर कितनी लेयर्स इंक्लूड होती हैं अर्थ की, तो इसके अंदर बेसिकली क्रस्ट इंक्लूड है। ठीक है, कि आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो क्रस्ट पाई जाती है इसके अंदर। इसके अलावा अपर मेंटल, ठीक है, दो लेयर्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, दैट इज क्रस्ट एंड अपर मेंटल। जैसे कि हमने लिथोस्फीयर को डिफाइन किया कि ये सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, तो सॉलिड पोर्शन क्या होगा, क्रस्ट होगी। उसके अलावा मेंटल हमने कहा है कि मेंटल जो है वो मोल्टन स्टेट ऑफ लिक्विड इसके अंदर पाई जाती है, तो इसका मतलब है ये लिथोस्फीयर के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर होगी मेंटल की, जो कि सॉलिड पोर्शन होगी, वही सिर्फ क्रस्ट के अंदर इंक्लूड होगी। इसको हम क्रस्ट और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेंटल को लिथोस्फीयर के अंदर इंक्लूड करेंगे, जिसकी रेंज होगी 0 to 100 किलोमीटर। ठीक है, तो 100 किलोमीटर तक ये रेंज कर रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसकी मज़ीद इसकी डिटेल में डिस्कशन करें तो ये आपको तीन लेयर्स वैसे ही नज़र आ रही हैं, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, और ये ऊपर वाली आपको क्रस्ट नज़र आ रही है जो कि 0 to 100 किलोमीटर तक थिक होगी। ठीक है, और ये जो आपको मेंटल नज़र आती है इसकी रेंज होती है 2900 किलोमीटर तक। उसके बाद आपको आउटर और इनर कोर नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके बाद जो आपको लिथोस्फीयर नज़र आ रहा है, जिसे हमने कहा कि क्रस्ट और अपर मेंटल पर मुश्तमिल होता है। अपर मेंटल को हम कहते हैं एस्थीनोस्फीयर। ठीक है, एस्थीनोस्फीयर जो है वो अपर मेंटल है, जो कि मेंटल का ही पोर्शन है जो कि लिथोस्फीयर के अंदर इंक्लूड होता है। लिथोस्फीयर को भी आप देख रहे हैं कि दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज वाटर एंड लैंड। ठीक है, आपको पता है कि हमारी जो ज़मीन है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, उसके अंदर वाटर भी है, उसके ऊपर लैंड भी है। तो जो वाटर वाली क्रस्ट है जो कि वाटर पर मुश्तमिल है उसको हम क्या कहते हैं, ओशनिक क्रस्ट। और ऐसी क्रस्ट जो कि कॉन्टिनेंट्स पर मुश्तमिल है उसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंशियल क्रस्ट। तो क्रस्ट की भी दो टाइप्स हैं, ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंशियल क्रस्ट, दैट फॉर्म्स द लिथोस्फीयर। ठीक है, कि लिथोस्फीयर हमारी बेसिकली इन्हीं दो पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर एस्थीनोस्फीयर भी आ जाती है और क्रस्ट भी आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी हमारे पास लिथोस्फीयर की डिस्कशन। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स सॉइल। ठीक है, सॉइल क्या होती है? द वर्ड सॉइल इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सोलम। ठीक है, कि लैटिन वर्ड से ये डिराइव है, मीनिंग अर्दी मटेरियल इन विच प्लांट्स ग्रो, कि ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर प्लांट्स रहते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं, प्लांट्स को सपोर्ट मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वाटर मिलता है। तो वो सारा का सारा जो डिपेंड करते हैं प्लांट्स, वो सॉइल पर डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये जो है वो
अंडरग्राउंड जो वेजिटेबल्स हैं, ये सारी की सारी डिपेंड कर रही होती हैं सॉइल पर। ठीक है, तो ये सॉइल की जो स्टडी होती है, हमारी जो साइंस है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल साइंस। कि ऐसी स्टडी जो कि सॉइल पर मुश्तमिल होगी उसे हम कहेंगे सॉइल साइंस। इसके अलावा हम इसको पेडोलॉजी भी कह रहे हैं और एडेफोलॉजी भी कह रहे हैं, जो कि एडेफो से ड्राइव है, दैट मीन्स सॉइल। ठीक है, कि अर्थ की स्टडी या फिर सॉइल की स्टडी बेसिकली एक ही स्टडी है जिसको हम सॉइल साइंसेज में इंक्लूड करते हैं। और ये स्टडी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? ठीक है, कि सॉइल की स्टडी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? जैसे कि आप जानते हैं सॉइल जो है उसको हम वेरियस रीजंस के लिए स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो कि सॉइल को एज ए हैबिटेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इनको डिटेल में स्टडी करने के लिए हमें सॉइल को स्टडी करना पड़ता है, सॉइल के टेक्सचर को स्टडी करना पड़ता है, सॉइल की कंपोजिशन को स्टडी करना पड़ता है, सो दैट वी गेन नॉलेज अबाउट द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। ठीक है, कि हमने एग्रीकल्चर अपना जो है वो बेसिकली हमारा पूरा का पूरा प्लांट्स पर बेस्ड है। तो हमें जो अगर प्लांट्स को उगाना है, प्लांट्स को बेहतर तरीके से उगाना है, अपनी जो क्रॉप्स है उसकी हमें अच्छी यील्ड लेनी है, तो उसके लिए हमें सॉइल को स्टडी करना पड़ेगा, सो दैट वी गेट नॉलेज अबाउट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री। ठीक है, कि इन फील्ड्स में बेहतर लाने के लिए हमें सॉइल को स्टडी करना पड़ेगा, ताकि हमें फर्टिलाइजर्स के बारे में पता चल सके कि सॉइल को कितने फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है, उसके अंदर कितने तरह के मिनरल्स पाए जा रहे हैं और कितने हमें आर्टिफिशियली उसको प्रोवाइड करने पड़ेंगे ताकि हमारी जो क्रॉप की यील्ड है वो अच्छी आ सके। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए हमारी जो सॉइल की स्टडी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ सॉइल, के इसके अंदर कितनी तरह के कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं। तो ये आपको सॉइल नज़र आ रही है, इसके अंदर 45% मिनरल्स होते हैं। बेसिकली इनऑर्गेनिक जो मटेरियल है उसको हम कह रहे हैं मिनरल्स। और इसके अलावा 25% एंड 25% एयर एंड वाटर, मींस 50% जो है वो एयर और वाटर पर मुश्तमिल होती है सॉइल, जो कि बेसिकली एटमॉस्फेयर से ड्राइव होता है। ठीक है, आपको पता है कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो एयर पर मुश्तमिल है और हाइड्रोस्फेयर वाटर पर मुश्तमिल है। तो बेसिकली ये जो तीनों सिस्टम है, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, दैट आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। और जो है एयर और वाटर जो है वो हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर से ही ड्राइव हो रहा होता है लिथोस्फेयर के अंदर। इसके अलावा 5% ऑर्गेनिक मैटर है इसके अंदर। तो ये थी हमारी कंपोजिशन ऑफ सॉइल, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें क्या है कि सॉइल कंसिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मतलब जिसे हमने कहा था 45% हमारे पास सॉइल के अंदर इनऑर्गेनिक मटेरियल है। वो इनऑर्गेनिक मटेरियल आता कहाँ से है? कम्स फ्रॉम पेरेंट्स रॉक्स। ठीक है, कि रॉक से जो वेदरिंग होती है, उसकी सरफेस की रॉक्स की, वहाँ से बेसिकली ये इनऑर्गेनिक मटेरियल ड्राइव हो रहा होता है और उसके अंदर बेसिकली मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, कि मिनरल्स जो हमारे सॉइल के अंदर इंक्लूड होते हैं वो कहाँ से आ रहे होते हैं? रॉक से, और जो कि इनऑर्गेनिक पार्ट बना रहे होते हैं सॉइल का। इसके अलावा ऑर्गेनिक मटेरियल है, सेकंड पार्ट है हमारी सॉइल का कंपोजिशन का। इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल ड्राइव फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, जो कि डेड हो चुके होते हैं, उनकी डिकम्पोजिशन के ज़रिए से ऑर्गेनिक मटेरियल सॉइल के अंदर आ रहा होता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक मटेरियल ह्यूमस की फॉर्म में भी मौजूद होता है। ठीक है, कि ह्यूमस ऐसा मटेरियल जो कि सॉइल को कलर दे रहा होता है। आउटर मोस्ट पोर्शन होता है लिथोस्फीयर का, जो कि सॉइल को ब्राउन या ब्लैकिश कलर दे रहा होता है। ठीक है, तो सॉइल का कलर बेसिकली ह्यूमस की वजह से है। ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे हमने कहा कि 5% होता है सॉइल के अंदर, वो बेसिकली डीकम्पोजिशन से आ रहा होता है डेड ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, नेक्स्ट है एयर एंड वाटर, दैट मेक्स द 50% ऑफ द सॉइल। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि 50% जो सॉइल है वो एयर और वाटर पर मुश्तमिल है, और वो एयर और वाटर कहाँ पर रिजाइड कर रहे होते हैं? पोर्स में। ठीक है, पोर्स कौन से? जो कि सॉइल के पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स क्या? सॉइल के अंदर क्ले पाया जा सकता है, सॉइल के अंदर सैंड होती है, मुख्तलिफ तरह की रॉक्स होती हैं। ठीक है, तो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान पोर्स बनते हैं, जो सुराख होते हैं, उसके दरमियान क्या पाया जाता है? या तो एयर होती है उसके अंदर या फिर वाटर होता है। ठीक है, और एयर और वाटर आपको पता है कहाँ से आता है? या तो एटमॉस्फेयर से या फिर हाइड्रोस्फीयर से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉल ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं सॉइल के अंदर। तो उसमें कौन कौन सी बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ हो सकती हैं? बैक्टीरिया हैं, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, रोटिफर्स, नेमाटोड्स, ओलिगोकीट्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, कि मुख्तलिफ तरह के इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं और इनवर्टिब्रेट्स बेसिकली इसके अंदर पाए जाते हैं। और हायर प्लांट्स, आपको पता है सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो डायरेक्टली रूट पर डिपेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी जो रूट्स हैं वो डायरेक्टली सॉइल के अंदर मौजूद होती हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारे पास कंपोजिशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। ठीक है कि इसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं। जैसे आपको पहले बताया कि इसके अंदर क्ले पाया जाता है, सैंड होती है और रॉक होती है। ठीक है, सिल्ट वगैरह इसके अंदर मौजूद होती है, तो उसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। फर्स्ट है हमारे पास क्ले। ठीक है, क्ले क्या है? क्ले इज कोल्ड, डेंस, पुअरली एरिएटेड। ठीक है कि इसके अंदर जो वाटर एयर का कंटेंट है वो बहुत कम होता है, इसलिए हम कह रहे हैं पुअरली एरिएटेड। एंड दो इट होल्ड्स मच वाटर डज नॉट गिव अप वाटर रेडिली टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है कि इसके अंदर वाटर तो बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, लेकिन ये प्लांट्स को रेडिली वाटर प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, दैट नेक्स्ट इज सैंड। सैंड इज ड्राई, लूज। ठीक है, लूज क्यों होता है? आपको पता है कि सैंड है तो बहुत ज़्यादा लूज होता है इसका स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं वो इसके अंदर डायरेक्टली बरो कर सकते हैं, केव इन कर सकते हैं रेडिली। ठीक है कि ये केव इन मतलब इसके अंदर बरो बनाने में आसानी होती है सैंड के अंदर, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा लूज है। इसके अलावा इसका टेम्परेचर जो है वो वेरिएबल होता है, एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता रहता है। ठीक है, रॉक हीट्स एंड कूल्स क्विकली। ठीक है, रॉक्स का आपको पता है कि रॉक्स की जो हीट कैपेसिटी है एज कम्पेयर टू वाटर बहुत कम होती है। आपको पता है जो वाटर है वो 6% ज़्यादा अपने अंदर हीट जो है वो रिजाइड कर सकता है एज कम्पेयर टू रॉक्स एंड स्टोन्स। तो इसका मतलब है रॉक्स जो होंगी वो ज़्यादा जल्दी हीट अप हो जाएंगी और उतनी ही जल्दी कूल भी हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके अंदर हीट कैपेसिटी इतनी नहीं होती, हीट अप जल्दी हो जाती है और कूल्स भी हो जाती है उतनी ही जल्दी। हैज़ लिटल अवेलेबल वाटर, इनके अंदर वाटर बहुत कम होता है। एंड प्रैक्टिकली नो एयर। आपको पता है कि रॉक्स जो हैं वो सॉलिड स्ट्रक्चर हैं, तो सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर एयर जो है वो रिजाइड नहीं करेगी, ना ही उसके अंदर वाटर इतना पाया जाएगा। एंड इज यूजली टू रेजिस्टेंस टू अलाउ पेनिट्रेशन बाय बरोइंग एनिमल। आपको पता है कि रॉक है अगर तो वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर बरोइंग नहीं की जा सकती, तो एनिमल्स इसके अंदर बरो नहीं कर सकते। बरोइंग के लिए ईजी जो स्ट्रक्चर है दैट इज सैंड। ठीक है कि ऐसा पोर्शन सॉइल का जिसके अंदर रॉक्स ज़्यादा मौजूद होंगी उसमें बरोइंग ज़्यादा ईजी नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे हमारे पास सॉइल पार्टिकल्स, जिसके अंदर क्ले डिस्कस किया हमने, सैंड को डिस्कस किया और रॉक्स को डिस्कस किया। तो यहाँ पर आपको लेयर्स नज़र आ रही होंगी सॉइल की, जिसमें आपको मुख्तलिफ तरह की ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको मिनरल पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, ऑर्गेनिक विद मिनरल्स। ठीक है कि ऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी मौजूद हैं और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स के सबसे ऊपर आपको ह्यूमस नज़र आ रहा है, जिसको मैंने कहा था कि ये सॉइल को कलर प्रोवाइड करता है, इधर ब्लैक और ब्राउन। ठीक है कि ब्लैक और ब्राउन जो सॉइल का कलर है वो ह्यूमस की वजह से आ रहा होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल लेयर्स। ठीक है कि मुख्तलिफ तरह की जो लेयर्स पाई जाती हैं उसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इज हैबिटेट ऑफ सॉइल। ठीक है कि सॉइल को हैबिटेट के तौर पर इस्तेमाल कैसे करते हैं एनिमल, सॉइल एज अ हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट के तौर पर इस्तेमाल क्यों कर रहे होते हैं, इसको यूज़ करते हैं यूज्ड एज वेरियस एनिमल्स टू हाइड आउट। ठीक है, हाइड आउट मतलब छुपने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रॉम एनिमीज, कि ये डायरेक्टली सॉइल के अंदर छुपने के लिए उसको यूज़ करते हैं सॉइल को। इसके अलावा एस्केप डेसिकेशन, कुछ एनिमल्स को अगर बाहर जो है पानी की कमी हो गई है, उनकी बॉडी में पानी की कमी हो गई है, तो वो क्या करते हैं सॉइल के अंदर जो जाकर जो है हाइबरनेट हो जाते हैं, जो कि उन्हें डेसिकेशन से बचाता है, इन्वायरमेंटल डेसिकेशन से उनको बचा रहा होता है। इसके अलावा एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ टेम्परेचर, सूरज की गर्मी से, सूरज की गर्मी की शिद्दत से पानी जो है वो ऑर्गेनिजम्स को बचाती है सॉइल के। ऑर्गेनिजम्स जो है वो इसकी डैम्प सॉइल में जो है वो इनहेबिट कर लेते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर की एक्सट्रीमिटीज़ से बच जाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ एनिमल इसको हाईवे के तौर पर, रास्ते के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं सॉइल को। ठीक है, तो हमने अब डिस्कस करना है कि कौन से एनिमल्स जो हैं वो रहते हैं सॉइल में, इसके अलावा कौन से प्लांट्स रह रहे होते हैं। आपको पता है सारे प्लांट्स ही डिपेंडेंट होते हैं सॉइल में। बेसिकली हमने एनिमल्स को डिस्कस करना है कि कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो बरोइंग एक्टिविटी को इस्तेमाल करते हुए सॉइल को एज ए हैबिटेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और उनके अंदर कौन सी एडॉप्टेशंस मौजूद होती हैं। ठीक है सर, तो अगर हम सॉइल के फाना और फ्लोरा को देखें, दैट आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। Soil supports a wide array of organisms of different body sizes and taxonomic groups। ठीक है कि मुख्तलिफ बॉडी साइज के इसमें ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स भी डिफरेंट होते हैं। मींस के ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स ही पाए जाते हैं सॉइल के अंदर, बल्कि मुख्तलिफ तरह के वर्टिब्रेट्स भी सॉइल की सरफेस को एज अ हैबिटेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हमने वो डिस्कस करने हैं आज। ठीक है, तो उसमें हमारे पास कैटेगरीज हैं, दैट इज़ माइक्रोफाना, माइक्रोफ्लोरा, मीजोफाना एंड मीजोफ्लोरा।
ठीक है। माइक्रोफाना के ऐसे एनिमल्स जो साइज में बहुत स्मॉलेस्ट होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो बेसिकली माइक्रोफाना के अंदर आएंगे। उसके बाद माइक्रोफ्लोरा मतलब ऐसे प्लांट जो साइज में बहुत स्मॉल होंगे, जिसमें फंजाई, एल्जी वगैरह आ जाएंगे, वो माइक्रोफ्लोरा हमने देखना है। इसके बाद मीजोफाना मतलब ऐसे एनिमल्स जिनका साइज जो है वो रिलेटिवली लार्ज होगा एज कम्पेयर टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद मैक्रोफाना, जिसके अंदर बेसिकली हमारे वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं जो सॉइल की सरफेस को एज अ हैबिटेट यूज कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हमने एक एक करके देखना है। फर्स्ट इज माइक्रोफाना। माइक्रोफाना ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका साइज जो है वो बेसिकली 20 माइक्रोमीटर से 2200 माइक्रोमीटर तक होता है, उसे हम कह रहे हैं माइक्रोफाना। बॉडी साइज जो है बिल्कुल स्मॉलेस्ट होता है, हमें आम आंख से नजर नहीं आते, उसे हम कह रहे हैं माइक्रोफाना। इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के प्रोटोजोन्स आ जाते हैं, स्मॉल साइज्ड माइट्स, nematodes, rotifers, copepods and crustacea. Crustacea that belongs to arthropoda के इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के आर्थ्रोपोड्स होते हैं। स्कोपोड मतलब साइक्लोपोडिया वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा रोटीफर्स हैं, नेमाटोड्स हैं, स्मॉल साइज्ड माइट्स हैं और प्रोटोजोन्स जिसके अंदर बेसिकली अमीबा है, सिलिएट्स, फ्लैजिलेट्स वगैरह होते हैं, और ये सारे के सारे प्लांट्स की सरफेस पर भी मौजूद हो सकते हैं और सॉइल के अंदर भी इनहेबिट कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास माइक्रोफाना। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास माइक्रोफ्लोरा। ठीक है, माइक्रोफ्लोरा की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली बैक्टीरिया आ जाते हैं, सॉइल फंजाई, सॉइल एक्टिनोमाइसीड्स जो कि बेसिकली बैक्टीरिया ही हैं। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्जी हैं और इसके अलावा एल्जी, ब्लू ग्रीन एल्जी इसके अंदर नोस्टॉक, साइनोबैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, वो भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया आपको इसमें 3 कैटेगरीज नज़र आ रही होंगी माइक्रोफ्लोरा की। इसके अंदर बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं और एल्जी हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की जो कंसंट्रेशन होती है सॉइल के अंदर दैट इज़ 90%। ठीक है कि 90% कंसंट्रेशन में जो है वो सॉइल में मौजूद होते हैं, मतलब डोमिनेट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो 78% बहुत ज़्यादा मौजूद होती है, और उसको फिक्स करना पड़ता है ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करने के लिए, चाहे वो प्लांट्स हों या फिर एनिमल्स हों, वो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो फिक्सेशन करनी पड़ती है, और वो फिक्सेशन कौन करता है? दैट आर बैक्टीरिया दैट फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, तो उन नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए सॉइल में जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं वो लार्जली सॉइल को इनहेबिट कर रहे होते हैं, तो दैट इज़ 90%। इसके अलावा जो फंजाई और एल्जी हैं दैट आर 9%। ठीक है कि 9% सॉइल में एल्जी और फंजाई मौजूद होते हैं और 90% बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। इसके अलावा रिमेनिंग 1% जो है वो मुख्तलिफ तरह के और माइक्रोफ्लोरा जो होते हैं वो इनहेबिट कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सॉइल बैक्टीरिया। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया है वो उसकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ तरह के जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी होती है, और ये बेसिकली न्यूट्रल इन्वायरमेंट में जहाँ पर सॉइल रिचली सप्लाइड विद ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, जहाँ पर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पर ये सॉइल बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और इनकी कैटेगरीज हैं हमारे पास 2 तरह की हैं, दैट इज़ ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि डायरेक्टली अपनी फूड जो है वो खुद से सिंथेसाइज कर रहे होंगे, उन्हें हम क्या कह रहे होंगे? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड को जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये इनको डिफ्रेंशिएट करता है प्लांट से, क्योंकि प्लांट्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, लेकिन उनके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो सोर्स के तौर पर यूज़ नहीं हो रही होती। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करें तो हेट्रोट्रॉफिक ऐसे बैक्टीरिया जो कि डिपेंड करते हैं सॉइल ऑर्गेनिक मैटर पर फॉर देयर एनर्जी। ठीक है कि सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होता है वहाँ से ये बेसिकली अपनी एनर्जी ड्राइव कर रहे होते हैं, जबकि ये बेसिकली ऑक्सीडेशन के जरिए से अपनी एनर्जी, फोटोसिंथेसिस के जरिए से एनर्जी ले रहे होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, और ये बेसिकली हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंदर मुख्तलिफ तरह के नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आ जाते हैं, हाइड्रोजन सल्फर बैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं, और ऑटोट्रॉफिक के अंदर हमारे पास साइनो बैक्टीरिया आ जाते हैं, नॉनस्टॉक वगैरह मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास कॉमन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ऑफ सॉइल आर राइजोबियम, एजोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी एटमॉस्फेयर है या एयर है उसके अंदर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसको हमने इस्तेमाल करना होता है। एनिमल्स को भी ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की, इसके अलावा प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है मुख्तलिफ तरह की न्यूक्लियोटाइड्स बनाने के लिए, प्रोटीन्स बनाने के लिए। तो ये जो नाइट्रोजन है इसको डायरेक्टली ना ही प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं ना ही एनिमल्स यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इस नाइट्रोजन को है फिक्स करना पड़ता है मुख्तलिफ तरह के नाइट्रेट्स में या फिर
नाइट्राइट्स में, ठीक है। नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में जो फिक्सेशन हो रही होती है इसकी, उसको कौन फिक्स कर रहा होता है? दैट आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करेंगे? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मुख्तलिफ तरह के नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में फिक्स करेंगे, और उस नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को कौन इस्तेमाल करेंगे? प्लांट्स, ठीक है। कि प्लांट्स उस नाइट्रेट्स को इस्तेमाल करेंगे, और इन टर्न वो प्लांट्स कौन यूटिलाइज करेगा? दैट आर एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर हम ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, कि हम ह्यूमन बींग्स भी इन प्लांट्स को यूटिलाइज कर रहे होंगे, और फिर ये एनिमल्स जो हैं वो डिग्रेड हो जाएंगे, या इनकी डेथ हो जाएगी। डेथ और डिकेइंग से क्या होगी? इनकी डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये डीकम्पोजिशन के ज़रिए से जो डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो दोबारा इस नाइट्रोजन को दोबारा एटमॉस्फेयर में डाल देंगे। तो इस तरह से ये एक साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। कि साइक्लिक जो हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही होती है उसमें बेसिक रोल कौन प्ले कर रहा होता है? दैट आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। तो नाइट्रोजन साइकिल में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, और वो कहाँ इनहेबिट करते हैं? सॉइल के अंदर। और उसके अंदर कौन कौन से हैं हमारे पास? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर एंड क्लॉस्ट्रोडियम। राइजोबियम आपको पता है कि राइजोबियम बेसिकली रूट नोड्यूल्स के अंदर पाया जाता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स के अंदर मौजूद होता है, जबकि एजोटोबैक्टर जो है वो फ्रीली पाया जाता है, सॉइल के अंदर फ्रीली मौजूद होता है, ठीक है। तो आपको ये थे हमारे सॉइल बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग में हमें हेल्प कर रहे थे। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास सॉइल फंजाई, ठीक है। कि सॉइल के अंदर मुख्तलिफ तरह के फंजाई मौजूद होते हैं जो बेसिकली एसिडिक सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं, और इसकी कैटेगरीज है हमारे पास पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक एंड सिम्बायोटिक। पैरासिटिक की बात करें तो आपको पता है पैरासाइटिज्म एक ऐसा एसोसिएशन है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा पहुंच रहा होता है और इन टर्न दूसरे को नुकसान पहुंच रहा होता है। तो इसमें क्या होगा? ऐसी फंजाई जो कि सॉइल को इन्फेक्ट कर रही होती है, सॉइल में प्लांट्स की रूट्स को बेसिकली इन्फेक्ट कर रही होती है, ठीक है। कि फंजाई तो न्यूट्रिशन ले रही है प्लांट से, इन टर्न शेल्टर भी ले रही है, लेकिन इन टर्न नुकसान क्या दे रही है प्लांट्स को? उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की डिजीजेस कॉज कर रही है, कि रूट्स में उसकी मुख्तलिफ तरह की डिजीजेस कॉज कर रही है। वो कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं? लाइक कॉटन रूट रोट। इसके अलावा कॉमन जो डिजीजेज हैं वीट की, स्मट, रस्ट और स्मट आप जिसे पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपको कॉमन आप लोगों ने डिजीजेस पढ़ी हुई हैं, पैरासिटिक फंजाई की वजह से ये कॉज होती हैं। इसके अलावा सिम्बायोटिक फंजाई, ऐसी फंजाई जिसके अंदर एसोसिएशन होगी प्लांट्स के और फंजाई के अंदर, लेकिन दोनों को फ़ायदा पहुंच रहा होगा, दोनों जो है वो एक दूसरे से बेनिफिट ले रही होंगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? सिम्बायोटिक फंजाई। नेक्स्ट कैटेगरी इज सेप्रोफिटिक फंजाई। सेप्रोफिटिक फंजाई मींस ऐसी फंजाई जो अपनी एनर्जी के लिए डीकम्पोजिंग मटेरियल पर डिपेंड कर रही होगी, ठीक है। डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर से अपनी एनर्जी ड्राइव कर रही होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेप्रोफिटिक फंजाई बेसिकली डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी एनर्जी ले रही होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेप्रोफिटिक फंजाई। तो ये थी कैटेगरीज हमारे पास सॉइल फंजाई की जो कि सॉइल में इनहेबिट कर रही होती हैं, जिसके अंदर पैरासिटिक भी हैं, सिम्बायोटिक हैं और सेप्रोफिटिक हैं। सिम्बायोटिक के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ तरह की मजीद एसोसिएशंस भी आ सकती हैं, जिसके अंदर हमारे पास म्यूचुअलिज्म वगैरह भी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी इज मीजोफाना, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया माइक्रोफ्लोरा और माइक्रोफाना, नाउ इज मीजोफाना, ठीक है। कि ऐसे एनिमल जो रिलेटिवली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लार्जर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मीजोफाना। इसके अंदर क्या आ जाता है हमारे पास? मीजोफाना इंक्लूड्स एनिमल विद बॉडी साइज रेंज फ्रॉम 200 माइक्रोमीटर टू 1 सेंटीमीटर, कि इनका साइज जो है रिलेटिवली लार्ज होता है एज कम्पेयर टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इसके अंदर बेसिकली आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं और कोलम्बोला, ठीक है। कोलम्बोला भी आर्थ्रोपोड ही हैं जिसको हम स्प्रिंग टेल्स बोलते हैं, और इसको हम कहते हैं विंगलेस इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। विंगलेस मतलब जिनके अंदर विंग्स मौजूद नहीं होते, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं जो कि सॉइल में पाए जाते हैं। इसके अलावा सर्टन माइट्स सच एज लिव इन ह्यूमस, ठीक है। ह्यूमस जो कि मैंने कहा था कि कलर दे रहा होता है सॉइल को, अपर पार्ट होता है लिथोस्फीयर का, उसके अंदर माइट्स वगैरह पाई जाती हैं। इसके अलावा माइट्स जो हैं उनका फीडिंग हैबिटेट क्या हो सकता है? फीडिंग मोड उनका होता है सेप्रोफेगस हो सकती हैं, प्रीडेटरी हैं, या फिर फाइटोफेगस। ये बेसिकली उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। कि खुराक उन्होंने किस तरह से लेनी है, या तो वो सेप्रोफेगस होंगी। सेप्रोफेगस मींस ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अगर वो न्यूट्रिएंट्स ले रही होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे? सेप्रोफेगस माइट्स। और ऐसी माइट्स जो कि डायरेक्टली किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रही होंगी, किसी और ऑर्गेनिज्म को प्रे से जो है वो प्रीडेटरी रिलेशनशिप शो कर रही होंगी, प्रे एंड, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रीडेटरी माइट्स। इसके अलावा फाइटोफेगस, फाइटो कहते हैं प्लांट्स को, फेगस कह रहे हैं इंजेक्शन को, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, तो इसका मतलब ऐसे और माइट्स जो कि डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड कर रही होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे? फाइटो
सैप्रोफेगस। तो इसके अंदर तीनों तरह की माइट्स मौजूद होती हैं सॉइल के अंदर। सैप्रोफेगस हैं, प्रीडेटरी हैं और फाइटोफेगस हैं, जो बेसिकली ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन में के प्रोसेस को इन्हांस कर रही होती है, उसको रीएनफोर्स कर रही होती हैं। ठीक है कि आपको पता है कि हमारी सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो 5% मौजूद है, और वो 5% बेसिकली डिकम्पोजिशन से ही आ रहा होता है। ठीक है कि डिकम्पोजिशन जो हो रही होती है वो बेसिकली यहीं से ड्राइव हो रहा होता है मटेरियल। तो यहाँ से जब ड्राइव हो रहा होता है तो ये ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन में इजाफा कौन कर रहा है, इसको इन्हांस कौन कर रहा है, दैट आर माइट्स। ठीक है कि माइट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन में इजाफा कर रही होती है। इसके अलावा मीज़ोफाना में हमारे पास मुख्तलिफ तरह के इंसेक्ट्स लार्वी भी मौजूद होते हैं, मिलीपीड्स वगैरह, आइसोपोड्स और मोलस्का, एनेलिडा। इसके अलावा अरेक्नीड्स, मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, दैट इज़ मीज़ोफाना। यहाँ पर आपको डायग्राम में कुछ एनिमल्स और प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि फंगस आपको नज़र आ रहा है, फीडिंग ऑन द नेमाटोड्स। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के फंजाई पाए जाते हैं। इसके अलावा फंगल हाइफी इन सॉइल, जैसे मैंने आपको बताया कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के अंदर जो है वो फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन के ज़रिए से रह रहे होते हैं, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा प्रोटोजोन्स, जिसके अंदर हमने सिलिएट्स वगैरह, फ्लैजिलेट्स को डिस्कस किया था। नेमाटोड हैं, माइक्रोफंजाई इन सॉइल, स्प्रिंग टेल जिसे हमने कहा था कोलम्बोला, दैट आर विंगलेस इंसेक्ट्स। इसके अलावा बैक्टीरिया, जिसके अंदर साइनोबैक्टीरिया वगैरह, अर्थवॉर्म है जो कि सॉइल की डिकम्पोजिशन में इजाफा कर रहा होता है। इसके अलावा माइक्रोब्स हैं, माइक्रोफंजाई हैं जो कि लीफ की सरफेस पर रह रहे होते हैं। इसके अलावा बीटल्स हैं, मिलीपीड्स वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं। ये सारे के सारे सॉइल की सरफेस में या सॉइल के अंदर इन्वेड कर रहे होते हैं और उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कि सॉइल में डायरेक्टली इन्वेड किए होते हैं, रूट्स उनकी डायरेक्टली न्यूट्रिशन के लिए उस पर डिपेंड कर रही होती हैं सॉइल में। ठीक है कि सॉइल उसको डायरेक्टली न्यूट्रिशन दे रही है, वाटर की जो है कंडक्शन सॉइल के ज़रिए से हो रही है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं सॉइल पर। नेक्स्ट इज कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट। ठीक है कि बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं वो आपको पता है कि सॉइल के अंदर ही मौजूद होते हैं। इसके अंदर एटेरिगोट इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं। एटेरिगोट मतलब ऐसे इंसेक्ट्स जिनके अंदर विंग्स मौजूद नहीं होते, विंगलेस इंसेक्ट्स को कहते हैं कि विंग्स उनके अंदर नहीं पाए जाते। जैसे कि हमने पहले भी कोलम्बोला को डिस्कस किया, जिसे हमने कहा था स्प्रिंग टेल है, उसके अंदर जो है वो विंग्स मौजूद नहीं थे, और उसे हम कह सकते हैं कि एटेरिगोट इंसेक्ट्स हैं, जो कि न्यूमेरिकली जिनकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा होती है सॉइल के अंदर। इसके अलावा अदर इंसेक्ट्स ग्रुप्स की बात करें तो इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के ऑर्डर्स आ जाते हैं इंसेक्ट्स के, जिसमें डर्मेप्टेरा भी है, जिसको हम कहते हैं ऐसे इंसेक्ट्स जिनकी बॉडी जो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर इंसेक्ट्स एलोंगेटेड होती है, तो उसे हम कहते हैं एलोंगेटेड इंसेक्ट्स। इसके अलावा सोकोप्टेरा भी है हमारे इसके पास, जिसको हम कहते हैं बुक लाइस। ठीक है, बुक लाइस वगैरह भी इसके अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा डिक्टियोप्ट्रा भी है इसके अंदर, जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के एलोंगेटेड इंसेक्ट्स भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा आइसोप्टेरा है जिसके अंदर टर्माइट्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के हाइमेनोप्टेरा है जिसके अंदर हमारे पास जो आम हमारी फ्लाइज हैं, हाउस फ्लाइज वगैरह हैं, बीटल्स हैं, वो इंक्लूड होती हैं। तो ये सारे के सारे ऑर्डर्स हैं इंसेक्ट्स के जो कि सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं। आपको पता है कि सॉइल आर्थ्रोपोड जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं आर्थ्रोपोड। तो ये सारे के सारे इंसेक्ट्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं बेसिकली, जो कि सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं, जिसमें आपको सेंटीपीड्स नज़र आ रही हैं, मिलीपीड्स हैं, और लास्ट में आपको कोलम्बोला नज़र आ रहा है, जिसे मैंने कहा था कि विंगलेस इंसेक्ट्स है, जैसे आपको इसके अंदर कोई विंग नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, स्प्रिंग टेल भी जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम एटेरिगोट इंसेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे के सारे जो हैं वो एनिमल्स, इंसेक्ट्स जो बेसिकली सॉइल के अंदर इनहेबिट कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास मैक्रोफाना की, दैट आर द लार्जर एनिमल्स। ठीक है कि ऐसे एनिमल्स जो सॉइल के अंदर जो है वो सर्वाइव कर रहे होते हैं, लेकिन उनका साइज लार्जर होता है, लार्जर देन 1 सेंटीमीटर। ठीक है कि इनका जो बॉडी का साइज है ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर होता है। हेयर बिलोंग्स द मेजोरिटी ऑफ लुम्ब्रिसिडी। ठीक है, लुम्ब्रिसिडी फैमिली है दैट बिलोंग्स टू अर्थवॉर्म। ठीक है, आपको पता है अर्थवॉर्म जो है वो ऐसे एनिमल्स हैं जो कि सॉइल में सर्वाइव कर रहे होते हैं और डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि ये जो है वो डायरेक्टली ब्रेक कर रहा होता है लिटर फ्रेगमेंट्स को जो है वो अर्थवॉर्म ब्रेक करता है। तो बेसिकली ये डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को इन्हांस कर रहा होता है सॉइल के अंदर। ठीक है, लीटर पर ये फीड कर रहा होता है और मिक्सिंग में हेल्प कर रहा होता है। मिनरल न्यूट्रिएंट्स की मिक्सिंग जो हो रही होती है सॉइल के अंदर, एक लेयर को ऊपर और दूसरी को नीचे, इस तरह से ये मिक्सिंग जो करता है सॉइल की, उसमें इजाफा कर रहा होता है कौन, दैट आर अर्थवॉर्म।
ठीक है कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स की असेंबली जो होती है, मिक्सिंग जो होती है, फॉर्मेशन जो होती है सॉइल के अंदर, वो इस अर्थवॉर्म की वजह से होती है, दैट बिलोंग्स टू फैमिली लुम्ब्रिसिडी। नेक्स्ट इज मोलस्का, कि इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के मोलस्का पाए जाते हैं, दैट आर इनवर्टिब्रेट्स। इसके अलावा इंसेक्ट्स जैसे हमने पीछे बात की। इसके अलावा अरेक्नीड्स दैट आर आर्थ्रोपोड्स एंड सॉइल डिवेलिंग वर्टिब्रेट्स, के ऐसे वर्टिब्रेट्स जो कि सॉइल के अंदर बरोइंग के ज़रिए से सॉइल के अंदर जो है डिवेल करके रह रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल डिवेलिंग वर्टिब्रेट्स। जैसे कि आपको ये वर्टिब्रेट्स नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर मोल्स वगैरह हैं, ठीक है। तो ये जो है सॉइल डिवेलिंग वर्टिब्रेट्स हैं जो सॉइल के अंदर डिवेल करके बरोइंग करके रह रहे होते हैं, ठीक है। दैट आर माइक्रोफाना, सॉरी मैक्रोफाना। ना इज अर्थवॉर्म, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि अर्थवॉर्म जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी में इजाफा कर रहा होता है। फर्टिलिटी में इजाफा कैसे करता है कि ये सॉइल के लिटर फ्रेगमेंट्स को तोड़ता है और उसको मिक्सअप करता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स के साथ, मिनरल्स के साथ, ऑर्गेनिक मटेरियल्स के साथ। तो इस बेसिकली डिकम्पोजिशन में इजाफा कर रहा होता है, फर्टिलिटी में इजाफा कर रहा होता है। यूजुअली अकर इन अबंडेंस इन अल्कलाइन सॉइल, ठीक है। अल्कलाइन सॉइल में पाया जाता है, मोइस्ट सॉइल में पाया जाता है, लेकिन एसिडिक सॉइल में बहुत कम मौजूद होता है और बेसिकली अल्कलिनिटी में इजाफा कर रहा होता है सॉइल की, ठीक है। तो अर्थवॉर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अर्थ का या फिर लिथोस्फीयर का, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारे पास वर्टिब्रेट, जैसे हमने कहा कि इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के सॉइल डिवेलिंग वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं। उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं, उसके अंदर हमारे पास इक्थियोफिस जो कि बेसिकली हमारे पास एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियंस जो कि बेसिकली सिसिलियन जेनरा है एम्फीबियंस का, वो इससे बिलोंग करते हैं। इसके अलावा ब्रेविसेप्स जो कि एम्फीबियंस हैं, दैट आर फ्रॉग्स, ठीक है, कि बेसिकली फ्रॉग की कैटेगरी है। इसके अलावा सफेनोडॉन है, दैट आर रेप्टाइल्स। यूरोमेस्टिक्स, ये स्पाइनी टेल लीजर को नाम है, स्पाइनी टेल लीजर दैट आर रेप्टाइल्स, ठीक है, कि इनकी जो टेल होती है स्पाइनी होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं स्पाइनी टेल लीजर्ड्स या फिर यूरोमेस्टिक्स, ठीक है। इसके अलावा लिमलेस लिजर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, रेप्टाइल्स से जो बिलोंग कर रहे हैं, वो सारे के सारे सॉइल डिवेलिंग वर्टिब्रेट्स हैं। इसके अलावा डेसुरस जो कि मैमल है, मार्सूपियल मैमल है बेसिकली। इसके अलावा नोटोरिक्टिस जो कि बेसिकली मार्सूपियल मोल है, जैसे आपको पिछली स्लाइड में ये सॉइल डिवेलिंग मोल मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि ये मोल है, बेसिकली मैमल है, मार्सूपियल मैमल है, ठीक है, जिसे हम नोटोरिक्टिस कह रहे हैं। इसके अलावा वेरियस इंसेक्टिवोर्स, मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि इंसेक्ट्स पर फीड करते हैं। आपको पता है इंसेक्ट्स की कैटेगरी जो है सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। सॉइल तो अगर सॉइल में जो है वो इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं तो उनको जो है मैनेज करने के लिए कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होने चाहिए जो उन पर फीड कर सकें। तो ऐसे एनिमल्स जो कि इंसेक्ट्स पर फीड करते हैं वो सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। इसके अलावा रॉडेंट्स भी मौजूद होते हैं जो कि टनल्स बना के रह रहे होते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है, तो जो कि बेसिकली मेमलिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थी हमारे पास कैटेगरी वर्टिब्रेट्स की जो कि सॉइल के अंदर इनहेबिट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज अडॉप्टेशन ऑफ सॉइल एनिमल्स, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के माइक्रोफ्लोरा है, मैक्रोफाना है, मीजोफाना है जो कि सॉइल के अंदर रह रहा है। तो ऐसे एनिमल्स के अंदर कोई ना कोई अडॉप्टेशंस भी पाई जानी चाहिए, कोई ना कोई मॉडिफिकेशंस होनी चाहिए जो कि उनको सॉइल में रहने में हेल्प कर रही होंगी, ठीक है। तो वो अडॉप्टेशंस हमने देखनी है। वो अडॉप्टेशन क्या है, एनिमल्स विच आर अडॉप्टेड फॉर डिगिंग द बरोज एंड फॉर सबटेरिनियन मोड ऑफ लाइफ आर कॉल्ड फोसोरियल एनिमल्स, ठीक है, कि ऐसे एनिमल्स जो कि डिगिंग करके रह रहे होते हैं, डिवेलिंग करके रह रहे होते हैं, बरो बना रहे होते हैं सॉइल के अंदर या फिर अंडरग्राउंड एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई अडॉप्टेशंस पाई जाती हैं। उनके अडॉप्टेशंस को डिस्कस करना है, लेकिन उन एनिमल्स को हमने नाम क्या दिया है, दैट आर फोसोरियल एनिमल्स, ठीक है, कि वो एनिमल्स जो कि सॉइल के अंदर रह रहे हैं, अंडरग्राउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, फोसोरियल एनिमल्स। तो उनकी अडॉप्टेशंस देखते हैं हम एक एक करके। अडॉप्टेशन क्या है, द बॉडी कंटोर इज सिलेंड्रिकल और स्पिंडल शेप्ड और फ्यूजीफॉर्म, मतलब बॉडी की जो शेप है या तो वो सिलेंड्रिकल होगी या फिर फ्यूजीफॉर्म होगी। फ्यूजीफॉर्म मतलब उनका जो दोनों एंड है, एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड, दैट आर टेपर्ड, ठीक है, कि दोनों एंड जो हैं वो टेपर्ड होंगे, नोकीले होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे या फिर फ्यूजीफॉर्म होंगे जो कि उन्हें ब्रोइंग में हेल्प करेंगे। इसके अलावा द हेड टेपर्स एंटीरियरली टू फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ स्नाउट, ठीक है, कि हेड जो है वो एंटीरियरली बहुत ज़्यादा टेपर होगा जो कि उन्हें स्नाउट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा ताकि वो आसानी से बरो कर सकें, टनल्स बना सकें, बरोइंग कर सकें, ठीक है। जैसे आपको नज़र आता है जो रॉडेंट्स हैं बेसिकली उनके जो माउथ होता है उनका स्ट्रक्चर जो होता है टनल लाइक, उनका जो माउथ का स्ट्रक्चर है स्नाउट लाइक होता है ताकि वो बरोइंग आसानी से कर सकें, ठीक है। इसके अलावा जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म में भी आपको नज़र आता है कि उसकी जो बोथ साइड हैं वो टेपर्ड होती हैं सो दैट वो जो है बरोइंग आसानी से कर सके, डिगिंग कर सके,
ठीक है। नेक्स्ट इज द टेल इज शॉर्ट और वेस्टिजियल। टेल जो है वो मौजूद नहीं होगी या फिर वेस्टिजियल होगी, मतलब फंक्शन लेस होगी, फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही होगी। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, शॉर्ट टेल होगी या फिर वेस्टिजियल होगी। इसके अलावा द आइस टेंड टू बिकम वेस्टिजियल। ऐसे एनिमल्स जिन्होंने रहना ही सॉइल के अंदर है, डिगिंग करके रहना है, अंडरग्राउंड एग्जिस्ट करना है, तो उन्हें आइस की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि उन्होंने रहना ही डार्क हैबिटेट में है, जिसकी वजह से उन्हें आइस की ज़रूरत नहीं होती। तो आइस क्या हो जाती हैं, या तो वेस्टिजियल हो जाती हैं या फिर होती ही नहीं है, और अगर होंगी तो वेस्टिजियल होंगी। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने, उनका काम ही नहीं है आइस का, क्योंकि देर आर नो यूज़ इन द डार्क हैबिटेट, कि आइस का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने सबटेरियन एग्जिस्टेंस करनी है, अंडरग्राउंड रहना है, बरोज बनाकर रहना है, जिसकी वजह से उनके अंदर ये मौजूद नहीं होंगी या वेस्टिजियल होंगी। ठीक है, तो ये थी हमारी बात, ऐसे एनिमल्स जो कि डिगिंग करके रह रहे होते हैं, सॉइल के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसे एनिमल्स जो कि सॉइल के ऊपर, मतलब सॉइल की सरफेस पर जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, उनके अंदर जो है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे, उनके अंदर ये अडॉप्टेशन नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट अडॉप्टेशन है हमारे पास, द एक्सटर्नल ईयर्स आल्सो टेंड टू डिसअपेयर। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर्स भी डिसअपेयर हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो होंगे तो वो ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे बरोइंग को। ठीक है, कि अगर एनिमल ने बरो करना है, सॉइल के अंदर जाना है, टनल्स वगैरह बनानी है, तो उसके अंदर क्या होंगी, उसके अंदर जो एयर है वो उसको रेजिस्ट करेंगे, जिसकी वजह से एयर बिल्कुल डिसअपेयर हो जाएंगे। इसके अलावा फॉर डिगिंग मैनी स्ट्रक्चर्स में बी फाउंड इन डिफरेंट फोसोरियल एनिमल्स, के डिगिंग के लिए मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद हो सकते हैं। बेसिकली हैंड्स जो होते हैं, उनके क्लॉज जो होते हैं एनिमल्स के, वो डिगिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। हैंड्स और उनकी 4 लेग्स जो होती हैं वेल डिवेलप होती हैं, ताकि डिगिंग में आसानी हो सके। इसके अलावा जो ग्राउंड डिवेलिंग वर्टिब्रेट हैं, जिसमें कर्सोरियल एनिमल्स आ जाते हैं, लाइक ऑस्ट्रिच, अंगुलेट्स वगैरह जो होते हैं, उनके अंदर जो उनके पॉज वगैरह होते हैं, हूव्स होते हैं, वो वेल डिवेलप होते हैं, सो दैट दे डिग वेरी वेल। ठीक है, कि उनको डिगिंग में जो है वो आसानी होती है, उनके जो 4 लिम्स होते हैं, पॉज होते हैं, हूव्स होते हैं, वेल डिवेलप होते हैं, ताकि वो सॉइल के अंदर डिगिंग कर सकें और बरोज बना सकें। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा हम अगर सॉइल की फंक्शनिंग डिस्कस करें कि सॉइल जो प्लांट्स या एनिमल्स जिनके अंदर इनहेबिट कर रहे हैं, उसका फंक्शन क्या है, उसने एनिमल्स को प्रोवाइड क्या करना है। ठीक है, तो सॉइल आपको पता है कि प्लांट के लिए मीडियम के तौर पर काम कर रहा होता है, ग्रोथ का मीडियम होता है। इसके अलावा वाटर स्टोरेज, सॉइल के अंदर जो है मैक्सिमम क्वांटिटी होती है वाटर की, जैसे हमने डिस्कस किया कि 25% वाटर इसके अंदर मौजूद होता है, तो एज अ स्टोरेज काम करता है, ये वाटर की स्टोरेज कर रहा होता है सॉइल। इसके अलावा अर्थ एटमोसफेयर के मॉडिफायर के तौर पर काम करता है, क्योंकि अर्थ के एटमोसफेयर को मॉडिफाई करती है सॉइल, और मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट के तौर पर काम कर रही होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी हमारे डिस्कशन अबाउट द लिथोस्फेयर, दैट इज़ द पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। होप सो स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।